तो ध्यान देना बच्चों, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से लेके 1918 के मध्य चला और इस दौरान यूरोप के बहुत सारे देशों के मध्य, जिनमें दो मेन पावर थी, टू मेन पावर्स वर देयर। एक का नाम क्या था? एक्सिस पावर्स, और दूसरे क्या थे? एलाइड। अब यहां पर एक्सिस पावर के अंदर पता होगा जर्मनी, तुर्की, तुर्की को उस समय बोलते थे ऑटोमन, और साथ में ऑस्ट्रिया था। जबकि इनके अगेंस्ट हंगरी, यूके, फ्रांस इत्यादि जैसे देश मौजूद थे। इस वॉर का आउटकम लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत के साथ आया, और साथ ही साथ जर्मनी का जो मैप था वो सदा सदा के लिए बदल दिया गया। जर्मनी वॉज कट एंड इट्स पार्ट्स वर गिवन टू पोलैंड एंड फ्रांस। और यह चीज कभी भी जर्मन लोगों को स्वीकार नहीं थी, और जर्मन लोग इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि हमारा जर्मनी, जो पहले प्राउडली पूरे यूरोप के अंदर डोमिनेट किया करता था, जिसने रोमन साम्राज्य की नींवों को एक समय हिला दिया था, वो आखिरकार कैसे झुक सकता है इन अन्य यूरोपीय देशों के सामने। अब इसके बाद दोबारा से इस तरीके का कोई युद्ध ना हो, इससे बचने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उस समय में बना था, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, यानी राष्ट्रीय का समूह। लेकिन इसके अंदर 2 कमियां थी बच्चों, याद रखना। पहली कमी यह थी कि यूएस वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट। अमेरिका इसका हिस्सा नहीं था, जो कि दुनिया के सबसे मेन कंट्रीज में से एक तब भी माना जाता था। और दूसरा एक बड़ी कमी जो थी इसकी, वो ये थी कि ऑल कंट्रीज वर नॉट ट्रीटेड इक्वल। सभी देशों को इक्वली ट्रीट किया नहीं जाता था, जिससे कहीं ना कहीं जर्मनी जैसे देशों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन की भावना आई। क्योंकि जब आप उनको निर्णय में शामिल ही नहीं करते, तो आखिरकार डिस्कशन में बुलाते क्यों? जब बाद में फैसले तुम्हें ही लेने हैं, तो जर्मनी को वहां पर बुला के बेइज्जत ही क्यों करते हो? तो जर्मनी को लगा कि भाई वी मस्ट नॉट गो देयर, और जर्मनी में सत्ता परिवर्तन भी हुआ। याद होगा सन 1919 में किंग ऑफ जर्मनी फ्लेड मतलब भाग गए टू स्वीडन, while his son Max got the throne। मैक्स को राज्य दे दिया गया। पर मैक्स ने बोला मुझे नहीं चाहिए, अब तो नाव डूबने लगी तो पप्पा छोड़ के चले गए, अब मुझे ये राजपाट क्या करूंगा लेकर, अब तो भागने का समय आ गया। लेकिन मैक्स बहुत अच्छा इंसान था, और इस बात के लिए जर्मन उसकी सम्मान भी करते थे। मैक्स ने अपने आप को बैक डाउन कर दिया। मैक्स ने बोला कि मैं राज नहीं करूंगा यहां पर, और उसने कहा कि देश में जल्द से जल्द चुनावों का आयोजन करवाया जाए, ताकि सही आदमी को चुनकर जर्मनी की सरकार में बिठाया जा सके। तो मैक्स रिजाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट while सोशलिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी के जो समाजवादी पार्टी थी, उसने पूरे जर्मनी के अंदर एक सोशल रिवॉल्ट क्रिएट कर दिया। रिवॉल्टेड एंड टुक द गवर्नमेंट चार्ज। इसके बाद जर्मनी में एक नया संविधान बना, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी वॉज फ्रेम्ड। जर्मनी का नया संविधान बना। लेकिन बच्चों ध्यान देना,
जर्मनी बेशक एक नया संविधान बना रहा था, लेकिन जर्मन लोग अभी भूले नहीं थे। उनके ऊपर हो रहे ह्यूमिलिएशन और इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस। तो जर्मनी की प्रॉब्लम क्या थी? ह्यूमिलिएशन, अर्थात जो उनकी बेइज्जती हो रही थी, और दूसरा इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन, वो तबाह बर्बाद हो गए थे क्योंकि उनको वॉर रिपरकशन पे करना पड़ रहा था, यानी कि भुगतान, जो भी उन्होंने युद्ध में नुकसान किया था दूसरे देशों का, ये जर्मनी पर बिल फाड़ दिया गया कि क्योंकि तुमने युद्ध शुरू किया, क्योंकि तुमने हमारा नुकसान किया, तो अंततः युद्ध में जो भी हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई हम तुम्हारे खजाने और तुम्हारे ही धन से करेंगे। तो जर्मनी में इन्फ्लेशन इतना आ गया, जर्मनी में महंगाई इतनी आ गई, जर्मनी पे कर्जे इतने बढ़ गए कि जर्मनी में एक ब्रेड का टुकड़ा लेना भी जर्मन लोगों के लिए मानो एक दूर का सौदा दिखने लगा। कहते हैं एक समय जर्मनी के अंदर लोगों के लिए ब्रेड खरीदना उतना ही मुश्किल था जितना आज के समय में लोगों के लिए गाड़ी खरीदना है। तो जर्मन लोग खाने के लिए लड़ रहे थे लिटरली, और इस बात को देखकर एक आदमी कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर जल रहा था, और उसका नाम था अडोल्फ हिटलर, जिसका जन्म बेशक ऑस्ट्रिया में हुआ था, लेकिन उसका जो ज्यादातर जीवन था वो जर्मनी में बीता। उसने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय जर्मनी को दिया, जिनमें से पहले विश्व युद्ध में जर्मनी के लिए लड़ना भी था। वो नॉर्दर्न फ्रंट पे लड़ रहा था, जिस समय उसके चेंबर के अंदर गैस आके गिर गई थी। वो गैस मास्क लगाने में स्ट्रगल कर रहा था, तभी उसने अपनी मूछें काट ली थी, और हमें वो आइकॉनिक मूछें दिखती आधी। वो जो आइकॉनिक मूछ तुम देखते हो ना जर्मनी के तानाशाह हिटलर की आधी, वो तानाशाह की मूछ कॉन्सिक्वेंस था, क्योंकि जब उसके बंकर के अंदर आकर गैस गिरी तो उससे बचने का कोई और तरीका उसे दिखा ही नहीं, क्योंकि गैस का मास्क बिना मूछों को काटे पहना ही नहीं जा सकता। तो उसने अपनी मूछें काटी, और मूछें जिस शेप में कटी उसने मान लिया कि यही मेरे जीवन को बचाने का कारण है, तो यही अब मेरा जिंदगी भर का फैशन भी रहेगा। नहीं तो कोई ऐसे मूछें काटता है अपनी, बिल्कुल यूनिक मूछें थी। अब यहां पर अगर तुम चीजों को नोटिस करोगे तो वो देखो, कुछ भी हो, मैं कहता हूं यू कैन लव द पर्सन, यू कैन हेट द पर्सन, यू कैन लव द पर्सन और यू कैन हेट द पर्सन, यू कैन नॉट डिनाई द पर्सन। तो दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिनको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग उनसे नफरत करते हैं, जैसे गांधी जी। लेकिन आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि गांधी जी एक महान इंसान थे। सिमिलरली हिटलर एक ऐसा इंसान था जिसने पूरे देश को लामबंद कर दिया था, पूरे देश को एक साथ ले आया था। उसने लोगों को यह महसूस कराया दैट यू आर नॉट मेंट फॉर ह्यूमिलिएशन। जो ये ब्रिटिश तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं ना, जो ये फ्रेंच तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं ना, इसके लिए तुम बने नहीं हो। यू आर आर्यंस, तुम सबसे अव्वल कौम हो, सबसे ऊंचे और सबसे बेहतर। इनकी क्या हिम्मत है तुम्हारी बेइज्जती करते। जर्मन लोगों को लगा हाँ भाई बात तो सही है, तो अब क्या करें। उसने बोला उठ खड़े हो, मेरा हाथ थामो, मेरे साथ चलो, और मैं तुम्हें उस बेहतर जर्मन भविष्य की ओर लेके जाऊंगा जो तरक्की, विकास, समृद्धि और ताकत से जुड़ा है। मैं पूरे यूरोप की जमीन तुम्हारी कदमों में लाके रख दूंगा, जहां तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां फसलें उगाएंगी और एक बेहतर सुंदर जीवन जिएंगी। जर्मनी ने मानो दिल खोलकर हिटलर का साथ देना शुरू कर दिया, और यहीं से हमें जर्मनी में परिवर्तन देखने को मिलता है। जिस दिन हिटलर ने लोगों को सपने दिखाए थे ना, वो साल 1923 का था, और इसी को हम बोलते हैं म्यूनिक बॉश, या म्यूनिक में हुई बियर हॉल के अंदर क्या बोलते घटना। उस बियर हॉल से हिटलर का आधुनिक रूप पैदा हुआ था। अब उन लोगों ने आगे मार्च किया, और धीरे धीरे करके जर्मनी के लोग उनसे जुड़ते चले गए। मेन कारण था ह्यूमिलिएशन, और दूसरा कारण था इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन। जर्मन लोगों के पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं था, युद्ध के भरपाई के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। अब यहां पर जैसे तैसे करके हिटलर अपनी एक राजनीतिक दल बनाता है, और उस राजनीतिक दल का नाम वो क्या रखता है बच्चों, नाम सुना ही होगा तुमने, नाजी पार्टी। क्या नाम रखता है बच्चों, नाजी पार्टी। नाजी पार्टी का दूर दूर तक जीतने का कोई अंदाजा भी नहीं था, लेकिन जैसे तैसे करके हिटलर आखिरकार जीत ही गया। लेकिन जर्मनी का वो चांसलर बनेगा ये तो लग ही नहीं रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने ये गड़बड़ी कर दी सोचकर कि हिटलर कैन बी अ ग्रेट पपेट, यानी हिटलर हमारी अच्छी कठपुतली बन जाएगा। यही गलती इंदिरा गांधी के साथ भी करी थी। भारत के कुछ बड़े नेता थे जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद यह कल्पना करी कि इंदिरा गांधी को अगर देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो अरे कम उम्र की नेता है, कठपुतली बन जाएगी, इसको जो कहेंगे वही करेगी, और जैसी नीतियां बनाएंगे उसको बस बिना देखे पास कर देगा, हमारी बातें थोड़ी ना काटेगी।
और ये बात सच भी था, लेकिन इंदिरा गांधी वॉज अ फियरलेस वुमेन, शी वॉज अ आयरन वुमेन। इन द सेम वे हिटलर वॉज अ फूफा ऑफ हर। हिटलर तो नेक्स्ट ब्रीड था भाई, उसने पहले बड़ा कमजोर बिहेव किया, हाँ हाँ कुछ जो बोलोगे देखो सब करेंगे, हिंडनबर्ग उसने बोला जो बोलोगे सब करेंगे, आप अगर उनको बिठा दोगे आपकी बातें मानेंगे, लेकिन उसको अंदर ही अंदर पता था मुझे कठपुतली बना के कमजोर समझ के सत्ता में बिठा रहे हैं। हिटलर के हाथ में जिस दिन सत्ता आई, यह 1930 का दशक था, हिटलर के हाथ में जैसे ही सत्ता आई, उसने जैसे ही जर्मनी के चांसलर के तौर पे शपथ ली, उसने पकड़ा जर्मनी का संविधान और लेके फाड़ दिया, कहा जा भाड़ में। अब जर्मनी के अंदर अगर किसी की बात चलेगी तो मेरी, और जर्मनी रहेगा मेरे अधीन। और क्योंकि जर्मनी के लोग पहले ही हिटलर पर पूर्ण विश्वास करते थे, जर्मनी के लोगों का यह मानना था कि इससे बेहतर मसीहा कोई और नहीं आ सकता। लिटरली दे कंसीडर्ड हिटलर एज अ मसीहा, जो उनको दुखों से, दर्द से, ह्यूमिलिएशन से और फ्रांस और ब्रिटेन की दादागिरी से कोई अगर उनको आजाद करवाएगा तो वो कौन है? हिटलर है। अब जर्मनी ने लीग ऑफ नेशंस की मीटिंग को भी अटेंड करना बंद कर दिया। लीग ऑफ नेशन की मीटिंग में जब ये पहुंचना बंद हो गए तो कहीं ना कहीं घंटी बजनी स्टार्ट हो गई, और ब्रिटेन को और फ्रांस को लगने लगा भाई कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, गड़बड़ हो रही है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जर्मनी कुछ कर रहा है। और जर्मनी कुछ नहीं, बहुत कुछ कर रहा था। जितना उन्होंने सोचा था उसकी पावर 10 कर दो, इतना सब कुछ कर रहा था जर्मनी ने मात्र 4 सालों के दौरान, सन 1933 से 1937 के दौरान, कहते अपने देश में इतनी तरक्की करी जितना किसी देश को तरक्की करने में लगभग 40 साल लग जाते हैं। जर्मनी ने बेहतरीन हाईवे का निर्माण किया, जर्मनी ने इंडस्ट्रियल बेस तैयार किया, जर्मनी ने रूहर कोयला क्षेत्र में बड़े बड़े कोयले की खदानों का निर्माण कर दिया, कहा खोदो जितना कोयला खोद सको। लोहे से स्टील बनाना, स्टील से वाहन बनाना, ब्रिज, इमारतें, नए शहर, सब कुछ बदल के रख दिया। जर्मनी के नौजवान दिन में 12-12, 14-14, 16-16 घंटे काम कर रहे थे। चारों तरफ बस तरक्की ही तरक्की दिखाई दे रही थी। और कहते हैं ना, योर कंट्री कैन बी चेंज्ड बाय इन ओनली 2 कंडीशन, तुम्हारा देश सिर्फ 2 परिस्थितियों में ही बदल सकता है। आइदर यू आर रूल्ड बाय द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, या तो तुम दुनिया के सबसे महान इंसान के अधीन हो, और यू आर रूल्ड बाय द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, या तो तुम दुनिया के सबसे क्रूर इंसान के अधीन हो। उदाहरण यूएसएसआर, उदाहरण चाइना, उदाहरण क्या बोलते हैं जर्मनी। चाइना को देखो, माओ ने चलाया, माओ ने बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन चीन के लोगों में खौफ भर दिया, और वही खौफ था जिसकी वजह से आज भी वो रोबोट्स की तरह काम करते हैं। चीन के अंदर किसी की हिम्मत नहीं कि रोड पे वो कूड़ा फेंक दे। क्यों? क्योंकि पता है भाई, दादा परदादाओं को रोड पे ठोक दिया जाता था। अब ये काम भारत में नहीं हो सकता ना, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, सो कोल्ड डेमोक्रेसी। नॉर्थ कोरिया देखो, मैंने बोला आइदर बेस्ट और वर्स्ट, नॉर्थ कोरिया नहीं कर पाया, लेकिन चाइना कर पाया, जर्मनी उससे बेहतरीन कर पाया। कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाई गई कंपनियां, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाए गए इंडस्ट्री, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाए गए बंकर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक जर्मनी के अंदर मौजूद है, और जर्मनी के लोग उसको यूज कर रहे हैं। दे आर यूजिंग सो मेनी डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वाज बिल्ट प्रायर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1939 के पहले बना था। जर्मनी के बहुत सारे हाईवे और सड़कें तब बनी थी, आज तक उनमें छेद नहीं हुआ है, गड्ढा नहीं हुआ है, चाहे उनसे ट्रक गुजार लो चाहे बस गुजार लो। कारण यही है क्योंकि उस समय they were doing by their all heart, अपने दिल से। और यहां पर जर्मनी ने, पुराने जर्मनी देखो, हिटलर ने पुराने जर्मनी का अंत कर दिया। अभी जो पुराना जर्मनी था, जो मैक्स के बाद बना था, उसका नाम था वाइमर रिपब्लिक। क्या था बच्चों? वाइमर रिपब्लिक। अब वाइमर रिपब्लिक गया भाड़ में, खत्म कर दिया इसको किसने? हिटलर ने। हिटलर ने एक नया देश निर्माण करने की कल्पना करी। कुछ ही सालों के अंदर जर्मनी की सेना बढ़कर 70 लाख सैनिकों तक पहुंच गई। 70 लाख सैनिक, कल्पना करके देखो। आज भारतीय सेना में लगभग 14 लाख सैनिक मौजूद हैं। हमारी रिजर्व फोर्सेस के अंदर लगभग 21 लाख सैनिक मौजूद है। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस में मिलाकर कुल 25 लाख के करीब सैनिक होंगे। यानी हम अगर अपनी टोटल सेनाओं को जोड़ दें तब भी हमारी सेनाएं 40, 45, 50 लाख तक जाती हैं। तो 50 लाख की सेना 144 करोड़ लोगों की आबादी पर, और जर्मनी मात्र कुछ करोड़ की आबादी के साथ 70 लाख की सेना बना बैठा था। और सैनिक भी यूं ही नहीं, सब सैनिक उस समय के सबसे आधुनिक हथियारों से लैस।
जिस समय ब्रिटेन के पास 100-200 फाइटर पायलट नहीं थे, जर्मनी के पास 12,000 फाइटर पायलट थे। जब जर्मनी को टैंकों के बारे में पता भी नहीं था तब, जब क्या बोलते, ब्रिटेन को टैंकों के बारे में पता भी नहीं था, तब जर्मनी टैंकों की फैक्ट्री लगा चुका था। आज जिन कंपनियों की गाड़ी लेने के बारे में तुम सोचते हो ना, BMW, पोर्शा, दे वर मेकिंग टैंक्स। जो सबसे बेहतरीन टैंक था, टाइगर टैंक, वाज बिल्ट बाय द पोर्शा कंपनी। इमेजिन दैट कि किस लेवल का मैग्नीट्यूडनल डिफरेंस आया होगा। और यही था कहीं ना कहीं जिसने जर्मनी को एक माइटी फोर्स बना दिया। और वो कहते ना, किसी कमजोर को इतना परेशान मत करो कि वो अपनी कमजोरी को छोड़कर और अपनी सारी हिम्मत को जुटाकर परेशान करने वाले की हलक को पकड़ ले। जर्मनी को बहुत ह्यूमिलिएट किया गया था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जर्मनी को उसके घुटने ऊपर बिठा दिया गया, जर्मनी के लोगों को ह्यूमिलिएट किया गया। और जर्मनी जब पीछे पलटा ना, तो उसने सबसे पहले उसे घुटने पर बिठाने वालों के हलक को पकड़ा। वो तो बस किस्मत बुरी थी और कुछ निर्णय गलत हो गए। अगर रूस पे हमला ना किया होता जर्मनी ने, तो शायद आज दुनिया की तस्वीर ही अलग होती। आई एम नॉट जस्ट, ये मत समझना कि भैया ग्लोरीफाई कर रहे हैं हिटलर जैसे क्रूर इंसान को। आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग, मैं कह रहा हूं पहले, यू कैन हेट हिम, यू कैन लव हिम, बट यू कैन नॉट डिनाई हिज ओरा। ही वॉज अ पर्सन जिसके पास लोगों को एकजुट करने, लोगों को अपने साथ लाने, लोगों को अपने लिए मरने, लोगों को अपने लिए जीने का इन्फ्लुएंस करने की क्षमता थी। और इसी की वजह से स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू वॉज स्टार्टेड इन 1939। अब तुम्हें पता 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट क्यों हुआ था? बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, लेकिन याद रखना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड ड्यू टू द एरोगेंस, घमंड। जर्मनी अब अपनी मसल फ्लेक्स कर चुका था। जैसे 4 दिन जिम जाने के बाद लड़कों के बाजुओं में अगर हल्का सा दम आ जाए और यही 7.5 किलो के डंबल का वो 20 का रैप मारने लग जाए, तो उन्हें लगता है हा मैं तो अब दुनिया को उठा फेंक दूंगा, हल्क मेरे पैर दबाएगा आके। तो ऐसी स्थिति आ जाती है भाई। जर्मनी के बाद जब बहुत ताकत आ गई, जर्मनी में एक तरीके की अकड़ आ गई। जर्मनी ने पोलैंड पकड़ लिया। भाई पोलैंड तो वो बकरी है जिसको जो मिले हलाल कर डाले। पोलैंड, एक समय में यूरोप के अंदर एक फ्रेज इस्तेमाल किया जाता, तेरा तो पोलैंड कर दूंगा। अर्थात पोलैंड का मतलब होता है बंटवारा, काट दूंगा। जिस देश का मन करता था वो पोलैंड पे चढ़ाई कर देता था। अब बेचारा 100-200 साल से शांति में रह रहा है। 100 साल, सॉरी 100 भी क्या बोल रहा हूँ, 70-80 साल से। उसके पहले तो उसके साथ बवाली हुआ है। तो जर्मनी ने कहा पोलैंड को, सुनो नवाब इधर आ। पोलैंड ने बोला हाँ भैया क्या हुआ? कहा वो तेरा एक पोर्ट था बंदर का, वो मेरा है। बोले कब से? कहा अभी से। अब तो मेरा हो गया। कहा नहीं हम तो नहीं देंगे। कहा कैसे नहीं देगा? रुक पहले वो तेरे देश से ना मुझे एक रेलवे लाइन भी तो लेके जानी है। कहा रेलवे लाइन ये कब हुआ? कह अभी अभी हुआ, मैंने बोला ना। पोलैंड बोला नहीं भाई ऐसे थोड़ा होता, मैं थोड़ा दूंगा। हमने बोला, जर्मनी ने बोला ठीक है नहीं देगा ना, सोच लियो फिर तेरा क्या होगा। पोलैंड भी घमंड में था। पोलैंड ने बोला हमारी भी ना बैग बहुत तकड़ी है, हमारे पास भी बहुत तगड़े तगड़े दोस्त मौजूद हैं, एंड वन ऑफ देम इज फ्रांस एंड ब्रिटेन। हमने संधि कर रखी है उनसे कि हम पे हमला, उन पे हमला, और अगर तुमने हमको मारने की कोशिश करी ना तो दोनों तुमसे लड़ने के लिए आएंगे, सोच लेना जर्मनी। जर्मनी ने बोला यही तो मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट दिस। मुझे बड़ा ह्यूमिलिएट किया था ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ताकत ही इसलिए इकट्ठा करी है कि लंदन और पेरिस को देखने लायक ना छोड़ूं, लंदन और पेरिस को खत्म कर दूं, तबाह कर दूं, निस्त नाबूद कर दूं। अब यहां पर जानबूझकर जर्मनी ने हमला कर दिया किस पर? पोलैंड पर। तो पोलैंड का तो पोलैंड हो गया। तो पोलैंड चीखा चिल्लाया, कहा भैया बचाओ। भैया कौन थे? यूके और फ्रांस। यूके और फ्रांस इसके पहले लड़ने के लिए तैयार होते। जर्मन सेनाओं ने बेल्जियम को कुछ ही दिनों के अंदर कब्जा, सीधा बेल्जियम के रास्ते फ्रांस में घुस गए, और कहते पेरिस तक तो कोई रोकने के लिए भी नहीं आया। और 4 लाख सैनिकों की फ्रेंच आर्मी ने, कहते कुछ ही दिनों के अंदर जर्मन तानाशाह हिटलर के सामने हथियार डाल दिए। मैं फ्रांस तो लपेट दिया, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, पूरा फ्रांस कब्जे में। अभी 12वीं क्लास में एक चैप्टर आएगा तुम्हारी बुक के अंदर इंग्लिश में, द लास्ट लेसन, जिसके अंदर एक फ्रेंच स्कूल के अंदर तुम देखोगे आखिरी फ्रेंच का लेसन लिया जा रहा होगा। समझ रहे हो कि नहीं? और रोते हुए टीचर कहेगा कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जर्मन विल बी टॉट इन योर स्कूल। आज जर्मन क्यों पढ़ाई जा रही है? क्योंकि बेटा जर्मनी ने कब्जा कर लिया। और जर्मनी ने कब्जा क्यों किया तो उस टीचर ने बताया नहीं, क्योंकि वो
फ्रेंच का टीचर है, हिस्ट्री पढ़ाता तो बताता कि तुमने भी तो बहुत पंचर भरे थे जर्मनी के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो किसी को डेली डेली चौंकोगे और इंतजार करोगे तो जाहिर सी बात है वो पलट के चौंकेगा तो बहुत बुरा चौंकेगा। कहते हैं एल्फेल टावर के नीचे बम लगा दिए थे कि दगा दो इसको, गिरा दो इसको। वो तो अच्छा हुआ हिटलर की नेफ्यू भतीजी ने कहा कि कितना सुंदर है ना चाचा, समझ रहे हो, बस एल्फेल टावर को ये कहते कितना सुंदर है ना ये एल्फेल टावर। बस चाचा का दिल पसीज गया छोटी बच्ची को देखकर, एल्फेल टावर तुम्हें पसंद है पक्का, ओके, नहीं गिरेगा जी, सारे बम निकालो हमारी भतीजी। तो आज दुनिया जाकर पेरिस में एल्फेल टावर को देख पाती है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भतीजी ने कह दिया था चाचा पसंद है। यही वो कारण है जिसकी वजह से आज तुम एल्फेल टावर देखो, प्यार का नमूना, बे बच गया होगा ना, जिंदा बच गया, पीछे मुड़ के ना देखी, भाग मिलकर भाग। फ्रेंच तो चप्पल हाथ में लेके भाग रहे थे, ले इधर, जहां जगह मिल रही है मुंह के बल ही कूद रहे हैं, क्यों, जर्मन आ रहे हैं। पर खौफ का मंजर था, जर्मन वर लाइक डकैत, चौतरफा हंगामा, हाहाकार। जर्मन तो भरे बैठे थे, वो तो 30-40 साल की ह्यूमिलिएशन को, 20 साल की ह्यूमिलिएशन को दिल में लेके बैठे थे कि अब नहीं छोड़ेंगे। अब बारी किसकी थी, अब बारी थी ब्रिटेन की। एक तो गया, एक को लपेट दिया, तू साइड हट। अब कौन है, ब्रिटेन। ब्रिटेन को जो मारा, देखो याद रखना जिंदगी भर मैं जो बताने जा रहा हूं, इंडिया की आजादी में जितना कंट्रीब्यूशन गांधी जी का है, इंडिया की आजादी में जितना कंट्रीब्यूशन हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स का है, जितना कंट्रीब्यूशन सुभाष चंद्र बोस का है, मैं उनसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, उनसे ज्यादा जो क्या बोलते हैं योगदान मानूंगा वो जर्मनी के तानाशाह हिटलर का मानूंगा। अब तुम कहोगे कैसे भैया, हिटलर तो वहां पर मार पिटाई लगाए पड़ा था, यहां पर भारत की आजादी में उसका कंट्रीब्यूशन कैसे हो गया, उसने कौन सा क्विट इंडिया मूवमेंट चला दिया। मगर वो कोई मूवमेंट नहीं चला भाई, उसने मजेदार काम किया। हमारे कोलोनाइजर कौन थे, किसने हमारे देश पे कब्जा कर रखा था बच्चों, ब्रिटेन ने। और हिटलर ने सबसे ज्यादा किसे तोड़ा, कहते हैं कि इधर से रूस जर्मनी पर बमबारी करता था तो जर्मनी अपने जहाजों को उड़ा के रूस नहीं जाता था, जर्मनी अपने जहाजों को उड़ा के लंदन मारता था। इधर से अमेरिकन जहाज आते थे और जर्मनी को मारते थे, तो जर्मनी अमेरिका तो जा नहीं सकता था तो उसे किस पे बम गिराता था, लंदन पे बम गिराता था। मतलब वो लड़ाई के समय देखा नहीं है, अगर 3 लोग पकड़ के किसी एक को मार रहे हो तो वो एक किसी एक की गिरबान पकड़ के सारे मुक्के उसी को मारता है। वो कहते हैं ना, एक को पकड़ूंगा उसी को मारूंगा, बहुत मारूंगा। तो जो जर्मनी था उसने पकड़ा ब्रिटेन को, कहा तेरे को ही मैं इतना तोड़ दूंगा कि इसके बाद बेटा तू उभरने लायक नहीं रहेगा। आज जो तेरी इज्जत है, सुपर पावर, तेरे को कोई मानेगा नहीं। देखो देख के हंसेंगे और ऐसे सुपर पावर ऐसे कहते हुए गुजर जाएंगे लोग, तेरी मैं सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। और जर्मनी ने अपने सारे हथियार, गोला बारूद, सब कुछ लंदन पे ही टेस्ट कर दिया। आज जो बना हुआ है ना लंदन, ये रीडेवलप्ड लंदन है, इसके पहले वाला तो बराबर कर दिया था, खेती करी जा सकती थी। और ये किसने किया था बच्चों, जर्मनी ने। किसने किया था। तो जब ब्रिटेन इतना कमजोर हो गया और सारे उसके संसाधन, रिसोर्सेस और सेना सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खुद को बचाने में लग गई, तो इट बिकम हार्ड फॉर देम टू कंट्रोल ओवर इंडिया ऑफ पॉपुलेशन 30 करोड़। 30 करोड़ भारतीयों पर अब कब्जा बनाए रख पाना उनके लिए कठिन हो गया। वो उनके लिए भारत एक डोर थी जिसे अब थामे रखना संभव नहीं था। तो उन्होंने कहा जाएंगे लेकिन इज्जत से जाएंगे, इंडियंस को महसूस करा के जाएंगे कि तुम्हें हम आजादी देके जा रहे हैं, इससे पहले कि इंडियन रिवॉल्ट करके हमारे मुंह पे तमाचे तमेचे मार के हमें हिंद महासागर में फेंक दे, लात मार मार के। 5-6 साल और अगर अंग्रेज रुक जाते ना यहाँ पर, भाई साहब कोहराम होता, खूब पिटाई होती उनकी, क्योंकि अंग्रेजों के पास इतने संसाधन नहीं बचे थे कि वो इंडिया को लंबे समय तक होल्ड कर सके। तो उन्होंने चाल चली, भारत को बांट कर वो निकल गए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए और लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। अब लीग ऑफ नेशन फेल हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो दुनिया को यह पता था कि अब हमें एक ऐसा संगठन बनाना होगा जो संगठन इतना कैपेबल हो कि कम से कम इस तरह की किसी और त्रासदी से दुनिया को बचा सके। और इसीलिए 1945 में कई बैठकों के बाद आज के अमेरिका के शिकागो शहर के अंदर 51 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और एक नया संगठन दुनिया के सामने आया जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, यूनाइटेड नेशंस। क्या बोलते हैं। सन 2006 में
यूनाइटेड नेशन में लगभग 193 देश सदस्य थे और 5 सदस्य यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है जिनके पास वीटो पावर है। और ये पांचों देश वो हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विजेता देश थे। एक भी देश बता दो जो विनिंग कंट्रीज में से एक नहीं था। बस दिक्कत ये है ना, जर्मनी को एक ही दोस्त मिल पाया, जापान। तो जर्मनी और जापान लड़ रहे थे किससे पता है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और उसके साथ साथ में रशिया। एक तरफ बड़े बड़े गुंडे और दूसरी तरफ बस ये दो। अगर इनके पास इन जैसे 2-4 और होते ना, भाई साहब कोहराम मस्ता दुनिया में, और मरने वालों की संख्या 6 करोड़ नहीं बल्कि 12, 15 या 20 करोड़ भी हो सकती थी। तो इसीलिए अच्छा हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और दुनिया में दोबारा ऐसा कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, इसलिए एक संगठन बनाया गया यूनाइटेड नेशन। उम्मीद करता हूं समझ में आया कि नहीं।